हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पार्ट 1 जिसे कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हम केवल इस पार्ट से उन्हीं प्रश्नों को बात करेंगे या उन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। उनमें से मैंने कुछ को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यानी कि पहला क्या है, फ्रांस में यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका क्या कारण था, नेपोलियन संहिता क्या है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, बाल्कन देश और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। यह जो तथ्य होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, आवश्यक होगा। तो कृपया आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक, ताकि क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट से जो हम शुरुआत करते हैं वह फ्रांस की क्रांति से करते हैं। अब फ्रांस की क्रांति क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर भूल गए होंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रांस की क्रांति होने का कारण क्या है। तो क्योंकि जो फ्रांस क्रांति है, देखिए जो फ्रांस क्रांति है, फ्रांस की जो क्रांति है, यह क्रांति शुरू काहे हुई? अच्छा, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। किसी भी चीज को बदलना ही क्या होती है, हमारी क्रांति होती है। तो क्रांति काहे होती है? जब समाज में बुराई होती है, समाज में कुरीतियां होती हैं, समाज में कुछ क्या होती है, ऐसी चीजें होती है जो वहां के नागरिकों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तब जाके हमें क्रांति करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रांस में क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। और यहाँ पे बहुत समय पहले से शासन कर रहा एक वंश जिसका नाम था बूर्बो वंश। क्या नाम था? बूर्बो वंश था। यही बूर्बो वंश के जो शासक थे या इस पे शासन कर रहे थे। और समय आया किसका? समय आया यहाँ के शासक लुई 16वां का। लुई 16वां जब फ्रांस का क्या बना, शासक बना, फ्रांस का राजा बना, तो इसके समय जो स्थिति थी थोड़ा सा और क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब राजतंत्र में यानी कि राजाओं के तंत्र में क्या होता है कि राजा के द्वारा बताई गई जो बातें होती हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा और हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति है वह वास्तव में जो शुरू हुई थी वह 5 मई को हुई थी। 5 मई 1789 को यह क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन क्रांति शुरू होने के पहले कुछ कारण है। अब कारण क्या है तो देख लीजिए। तो पहला आपका देख लीजिए, सामाजिक कारण क्या है। पहला कारण क्या है, पहला आपका कारण क्या है, सामाजिक कारण। क्या है? सामाजिक कारण। अब यह क्या था, क्योंकि उस समय जो फ्रांस था वह 3 प्रकार के वर्गों में बटा था। यानी कि इसे कहते हैं स्टेट्स। यानी कि प्रथम स्टेट्स, दूसरा स्टेट्स, तीसरा स्टेट्स। या इसका अन्य नाम होता है, इसका अन्य नाम है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। अब इस वर्ग में क्या था, इस वर्ग में अलग अलग प्रकार के लोग थे। पहले में आपके पादरी वर्ग था, यानी कि पादरी लोग थे। पादरी वर्ग से कहते हैं, पादरी लोग थे। यानी कि ये वैसे होते हैं जो चर्च में करते हैं, पूजा संपन्न कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उससे कहते हैं हम पादरी जिसे बनाए गए होते हैं, पंडित जी होते हैं। सेकंड वाले वे थे जो कहते थे कुलीन वर्ग, इसको हम कहते हैं। ये कौन लोग थे? ये ऐसे थे जो अमीर होते हैं। क्या होते हैं? जो अमीर होते हैं उन्हें कुलीन कहते थे। तो तीसरा वर्ग आपका क्या है, मध्यम वर्ग। क्या है? सॉरी, मध्यम वर्ग लिखिए, ये लिखिए आप श्रमिक वर्ग। क्या लिखिए? श्रमिक वर्ग या फिर आपका मजदूर वर्ग। क्या? मजदूर वर्ग। अब यही 3 लोग थे। अब इसमें सिस्टम यह था कि तीनों लोगों में असमानता थी। यानी कि जो कुलीन लोग थे और जो पादरी लोग थे ये राजा के हितुआ थे। बाकी जो श्रमिक लोग थे, गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, मजदूर लोग थे, वे राजा के, क्योंकि इनके पास इतना पैसा था नहीं, जब उनके पास इतना पैसा था नहीं तो वह राजा के द्वारा अनेक प्रकार के शोषणों में उनका मतलब अत्याचार होता था। अब समाज में बुराई थी,
यह क्या था कि इन समाज में क्या थी, इन समाज में असमानता थी। क्या थी? इन समाज में असमानता थी, जिससे क्या होने लगा, फ्रांस की क्रांति होने की एक रूपरेखा तैयार हो गई। दूसरी क्या है? धार्मिककरण। क्या है? धार्मिककरण। क्या है? धार्मिककरण। इसमें क्या था धार्मिककरण में? क्योंकि उस समय जो कर व्यवस्था थी, जो कर व्यवस्था थी वह थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि धर्म के लिए हमें कर देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। यानी कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो इस पूजा पाठ के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अब वो कर का नाम था टाइल। क्या नाम था? टाइल नाम था, टाइल। और एक ऐसा कर था जो धार्मिक कर था, और धार्मिक कर होने कारण इसको जो वसूलते थे, जो उसको वसूलते थे, उन्हें हम कहते थे पादरी। यानी कि जो पादरी लोग हैं, जो पूजा पाठ संपन्न कराते हैं, वो इस कर को लेते थे। और एक कर क्या था? एक कर था जिसका नाम था टाइल। क्या नाम था? टाइल। इसका नाम क्या था? टाइल था। टाइल जो कर था यह था राज कर। क्या था? राज कर था। जब राज कर था तो इसे जो लेता था वह राजा, जो इस कर को लेता था वह कौन था? वह था राजा। और इन दोनों करों को जो देते थे, इन दोनों करों को जो देने का काम करता था, उसका नाम वह कौन था? वह आपका तीसरा वर्ग था, या मान लीजिए आपका श्रमिक वर्ग था, या मान लीजिए आपका मजदूर वर्ग था। ठीक। अब क्योंकि जो धार्मिक कर है, या धार्मिक कर लेते तो भले किसे थे? तीसरे वर्ग के लोगों से, लेकिन मुख्यतः जो राजपाट करता था, या जो पूजा को संपन्न करता था, या पूजा में जिसको अधिक मात्रा में अवसर मिलता था, वह आपके सेकंड और आपके फर्स्ट वाले लोग थे। थोड़ा समस्या यहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे आपका एक कारण कैसा था? आपका आर्थिक था। कैसा था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण यह था क्योंकि जो लोग थे, वे लोग, इनके ऊपर कर की जो व्यवस्था थी वह अधिक थी। कर की जो व्यवस्था थी अधिक थी। साथ साथ जो राजा था, राजा लुई 16वां, राजा लुई 16वां, अब क्या कर दिया? अब भैया ये ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध के लिए उसने क्या किया? अधिक मात्रा में सेना की भर्ती की। जब सेना की भर्ती करेंगे तो उनके लिए हथियार की व्यवस्था, औजार की व्यवस्था, और साथ साथ उनके लिए वर्दी की व्यवस्था, यानी कि कपड़े की व्यवस्था, साथ साथ उनके खाने पाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था, और साथ साथ उनके वेतन की व्यवस्था। अब इन सभी पैसों में क्या हो जाएगा? इन सभी पैसों में जो पैसा है राज का वह खत्म हो जाएगा। राजकोष से घाटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जिससे क्या करेंगे कि जो राजा रहेगा थोड़ा सा जो कर व्यवस्था है थोड़ा सा और भारी कर देगा, और कर की जो मात्रा है थोड़ा सा और बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा? यह क्रांति होने पर मजबूर हो जाएगी। उसके बाद क्या है? निरंकुश राजा। क्या है? निरंकुश राजा। क्या है? थोड़ा सा यहां लिख दूं, निरंकुश राजा, निरंकुश शासक। यहां लिख दूं थोड़ा सा, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक। निरंकुश शासक मतलब है जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके। निरंकुश का मतलब होता है जिसपे रोक, या जिसको हम रोक ना पाए, वही क्या है? निरंकुश है। अंकुश मतलब होता है रोकना, निरंकुश मतलब होता है जिसको हम रोक ना पाए। अब क्या हुआ? जो राजा लुई 16वां था, अब भैया ये क्या कर लिया? अपने मनमानी विवाह कर लिया। कहां से? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। क्या? मेरी एंटोनेट था। अब भैया जब उससे विवाह कर लिया, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया जो था वह फ्रांस का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन लुई 16वां ने एक कारनामा कर दिया कि वहां की जो राजकुमारी थी उससे विवाह कर लिया, और वह ऐसे कामों करने लगा जिससे जनता क्या हो गई? बहुत परेशान हो गई, और यह क्रांति या बदलाव करने पर मजबूर हो गई। अच्छा, अब इसका जो ताप शुरू हुई थी वही क्या है? तात्कालिका।
अब तात्कालिक कारण में क्या है? तात्कालिक कारण में यह है क्योंकि उस समय जब सभी लोग क्या हो गए थे, राजा के व्यवहार से तंग हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि क्या करेंगे हम एक नए प्रकार के नियम कानून बनाएंगे जिससे क्या हो कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका कुछ हित हो जाए। तो उसके लिए राजा ने कहा बैठाया, राजा ने बुलाया एक बैठक। क्या बुलाया? एक बैठक बुलाया। उसको कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हम, जो बैठक होगी उसे कहेंगे कहाँ? वह बैठक कहाँ पे होगी? वो होगी आपके स्टेटस जनरल में। कहाँ पे होगी? स्टेटस जनरल में। स्टेटस जनरल में क्या होगी? यह बैठक होगी। अब इस बैठक में राजा ने बुलाया 300 लोगों को बुलाया, जो कैसे थे? जो थे प्रथम वर्ग के, यानी कौन थे? पादरी थे। कौन थे? आपके पादरी लोग थे। 300 लोग को बुलाया सेकंड वर्ग के, यानी कि जो लोग कुलीन थे। जो लोग कैसे थे? कुलीन थे। और 600 लोगों को बुलाया जो क्या थे? तीसरे वर्ग के थे, और कहते थे मजदूर वर्ग के थे। अच्छा, इसमें केवल जो 600 लोग आए, ये 600 लोग वह आए जिनको वास्तविक समस्या नहीं थी। अब भाई सिंपली बात है, क्योंकि मजदूर होंगे तो कोई मजदूर ऐसा होगा जो बहुत गरीब होगा, और कुछ मजदूर ऐसा होगा थोड़ा सा अमीर होगा। तो इसमें जो 600 लोग आए, जनसंख्या उसमें तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ थी। तो उस समय जो 600 लोग थे उस संख्या बहुत कम थे। तो ये जो 600 लोग आए थे, ये तकरीबन 40,000 चिट्ठी लेके आए थे। और चिट्ठी किसकी थी? चिट्ठी उनकी थी जो क्या थे? वास्तविक लोग क्या थे? वास्तविक जो गरीब थे, जो मजदूर थे, उन लोगों की तकरीबन 40,000 चिट्ठी लेके आए थे। अच्छा, अब बैठक कब बुलाई गई? तो बैठक बुलाई गई थी 5 मई को। 5 मई को, जो कहाँ है? 1789, जो क्या है? प्रमुख क्रांति की क्या है? डेट है। अब इसको बुलाया गया क्योंकि इसमें जो कर व्यवस्था है, उस कर व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, या थोड़ा सा उसमें इजाफा करने के लिए बुलाया गया था। अब जो तीसरे लोग के हैं, ये लोग कह रहे थे कि जो कर की व्यवस्था है थोड़ा उसको आप कम कर दीजिए। लेकिन जो ये लोग हैं, जो लोग हैं, इनको वास्तव में कर देना नहीं पड़ता था, इसलिए इस बात पे कोई एक्शन प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जो तीसरे लोग थे वे लगातार कह रहे हैं कि भैया आप जो थोड़ा कर व्यवस्था उसको कम कर दीजिए। लेकिन जो ये 3 लोग हैं, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा सा कर व्यवस्था थोड़ा कम कर दीजिए। इसीलिए जो राजा था, उसका नाम क्या था? लुई सुलावा, ये थोड़ा सा भड़क गया। और जब भड़क गया तो तुरंत जो 600 लोग थे और बाहर जो अन्य लोग खड़े थे वे भड़क गए। और जब भड़क गए तो तुरंत वहां से भगे। और जाने के बाद उन्होंने पूरा क्रांति कर दी। और क्या हुआ? जो एक प्रकार की क्रांति कारण बना। और इसमें कुछ जो दार्शनिक लोग हैं, यानी कि दार्शनिक कारण कुछ लोग हैं, यानी कि दार्शनिक कारण क्या है कि कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आपके मानटेंग्यू थे। आपके कौन थे? रूसो थे। और कौन था? तो मानटेंग्यू थे, रूसो थे। ये सब लोग ऐसे थे जो समय समय पे अनेक प्रकार के पत्र पत्रिका या पुस्तक लिखते थे, जिससे क्या हो? थोड़ा सा लोगों के अंदर क्या हो? क्रांति की भावना उत्पन्न हो। क्योंकि ये लोग ऐसा पत्र लिखते थे ताकि उनको लगे कि हमारे ऊपर वास्तव में शोषण हो रहा है। तो इनकी जो पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और द स्पिरिट ऑफ लॉज। एक व्यक्ति और है, इनका नाम क्या है? जिनका नाम है वॉल्टेयर। क्या नाम है? वॉल्टेयर।
वॉल्टेयर भी क्या है, एक दार्शनिक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है टू टिट्राइजेज ऑफ लॉ। ठीक, तो कुछ दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने ऐसी पत्रिका लिखी जिसके माध्यम से कहने लगा, जिसके माध्यम से ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हमारे ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ये जो सभी लोग थे जिनके ऊपर वास्तविक अत्याचार हो रहा था, ये सभी लोग राजक खिलाफ क्या किए, एक क्रांति किए और अपनी जो वास्तविक अधिकार इसको प्राप्त किए। और साथ साथ जो लुईस लामा है इसको फांसी भी हो गई और वहां का संविधान भी बनकर तैयार हो गया, जो क्या है, फ्रांस की क्रांति। जो आपके प्रश्न है ये क्या हुआ, कंप्लीट होगी। यानी कहने का मतलब है इस पार्ट से मुख्य रूप से जो आएगा वह नहीं 5-6 प्रश्न आएंगे, और जो आएंगे उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह फ्रांस क्रांति है। और मैंने आपको पढ़ा दिया, बस इससे अधिक नहीं लिखना है। बस आपको इन बातों को एकदम विस्तार से लिखना है, जो मैंने आपको समझाया बताया उसी को एकदम विस्तार से लिखना है। और वेल अप टू डेट इसके जो वगैरह का पेन वगैरह का उपयोग करना है, और जगह जगह पे आपको अंडरलाइन करनी है जो मेन बातें होंगी। बस यही क्या है, आपका एक नंबर एक क्वेश्चन का हो गया, जो एक नंबर क्वेश्चन है आपको वहां तैयार हो गया। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। ये कौन है? क्योंकि जब उस समय जो क्रांति हो रही थी, फ्रांस जब क्रांति हो रही थी, लोग जगह जगह पे नारेबाजी कर रहे थे, लोग जगह जगह पे हड़तालें कर रहे थे। साथ साथ वहां पे जब भीषण आक्रमण हुआ था फ्रांस में, तब उसी में एक जो सैनिक था, सैनिक का रूप लिया था, यानी कि एक कहने का मतलब है एक क्रांतिकारी का रूप लिया था, वही नेपोलियन था। यानी कि नेपोलियन भी फ्रांस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद जो संविधान बना, और संविधान बनने के बाद आया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और मैक्सिमिलियन रोबेस का जब शासन खत्म हुआ 1794 में, तब कौन आया, आपका नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कहने का मतलब है लुईस लामा को जब हटाया गया तब क्या बना, आपका संविधान लागू हुआ। और संविधान यानी कि पूरी जो व्यवस्था लागू हुई लोकतंत्रात्मक हुई, और उस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो शासन किया वह किया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वही जो गिलोटिन मशीन बनाया हुआ था। अब क्या हुआ, जब 1794 में उसको फांसी दे गई, तो इसके बाद जो आया वह नेपोलियन बोनापार्ट आया। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो एंट्री करता है, यह एंट्री करता है 1799। कब करता है? 1799 में। यानी 1799 से यह 1815 तक अपना पूरा फ्रांस पे कब्जा किया रहता है। और जैसे ही आया वैसे दोबारा राजतंत्र, या आप कह सकते हैं तानाशाही की व्यवस्था क्या आ गई, फ्रांस में वापस आ गई। और जैसे जैसे लोग आजाद फ्रांस का सपना देख रहे थे वैसा पूरा नहीं हो पाया, और राजतंत्र और तानाशाही व्यवस्था नेपोलियन 1799 में फैला दिया। अच्छा, इन्होंने इसमें मतलब जो नेपोलियन था यह कुछ अच्छा कार्य किया था। यह 1804 में क्या किया था, नेपोलियन संहिता लगाया था। अब इसके अंतर्गत कुछ बातें थी, उस बातें को आप ध्यान दीजिए। पहली बात क्या किया था, यह नाप तौल की व्यवस्था में सुधार किया था। यानी कहने का मतलब है पूरे फ्रांस के अंदर आप कहीं पर भी तौलिए, जो मानक होगा वह समान होगा। अलग अलग कहीं जैसे है ना कि कहीं पे 800 का 1 किलो होता है, मतलब 800 का क्या होता है, यानी कि 800 ग्राम का 1 किलो होता है। कहीं पे क्या होगा, 900 ग्राम का 1 किलो होगा, कहीं पे 1000 का होगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो भैया 1000 ग्राम का सभी स्थानों पे क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। यानी जो नाप तौल की व्यवस्था है वह अलग अलग स्थानों में अलग अलग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, एक साथ होगी, एक समान होगी। दूसरी बात क्या है, इन्होंने
यातायात में यातायात की व्यवस्था में यातायात की व्यवस्था में क्या किया? यातायात की व्यवस्था में सुधार किया। क्या किया? सुधार किया। ठीक, यानी जो समस्याएं मुख्य रूप से लोगों को होती थी आने जाने में, उसको दूर किया। साथ साथ जो कर की व्यवस्था है, जो कर है, कर अथवा जो शुल्क है, उस कर अथवा शुल्क को भी क्या किया? कम किया। चौथी बात क्या है? जो जगह जगह पे क्या होता था? सीमा शुल्क होता था। सीमा शुल्क, इस सीमा शुल्क भी समाप्त किया। साथ साथ यह इन्होंने लिखा कि जो जन्म से मिला है, जन्म से विशेषाधिकार मिला है, जन्म से क्या मिला हुआ है? आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है, यह क्या जाएगा? यह भैया समाप्त होगा। यानी कि क्या होंगे? सभी आदमी एक जैसे रहेंगे। साथ साथ इसने क्या किया कि जो भूदासत्व है, यानी कि जो भूमि का भूदास व्यवस्था वाली है, भूदास प्रणाली है, इसको क्या किया? इसको समाप्त किया। क्या किया? इसको समाप्त किया। ठीक, और कुछ क्या किया? और जो कुछ मजदूर हैं और कुछ जो क्या है? कारीगर, और क्या है? जो कुछ मजदूर हैं, मजदूर या कुछ कारीगर हैं, जो किसी के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आजाद किया। तो यह राजतंत्र लाया, लेकिन कुछ अच्छा कार्य किया था, कुछ बढ़िया काम किया था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन भैया यह हार गया, क्योंकि 1815 में हुआ वाटरलू का युद्ध। क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध। क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध हुआ, और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। यानी कि यह बीच हुआ था नेपोलियन वर्सेस प्रेब। किसके बीच? प्रेब के बीच। पी से पर्सा देश है, आर से रूस देश है, ए से ऑस्ट्रिया देश है, और बी से ब्रिटेन देश है। ये चार देश एक और थे, और यह नेपोलियन बेचारा फ्रांस की ओर एक था। फ्रांस की ओर से क्या था? अकेला था। और क्या हो गया? यह हार गया। हुआ कब था? तो 1815 में वाटरलू का युद्ध। तब क्या हुआ? तब हुई 1815 में क्या हुई? वियना की संधि। क्या हुई? वियना की संधि। अब वियना की संधि में जो नेपोलियन के द्वारा जीते गए राज्य थे, उसको उनको दे दिया गया। साथ साथ फ्रांस के इर्द गिर्द सीमा बंदी कर दी गई, और साथ साथ फ्रांस में जो व्यवस्था थी थोड़ा सा उसको चौपट कर दिया गया, और फिर से वापस वही लुईस लाओ वाला जो वंशज था, पूर्व वंश, उसको लाके स्थापना कर दी गई। यानी कहने का मतलब जो नेपोलियन वाला सिस्टम था पूरा इतना ही था। अगर आपसे पूछेगा नेपोलियन संहिता कब मतलब नेपोलियन संहिता लिखिए, साथ साथ लिखिए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, वियना संधि कब हुई थी। ठीक, तो यह सब सिस्टम आपको समझ में आ गया, तो आप इसको लिख लेंगे। हम पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। क्या? जर्मनी का एकीकरण। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि जर्मनी क्या है? एक यूरोपीय देश है। इसकी जो राजधानी है वह कौन सी है? तो क्या है? बर्लिन। क्या है? बर्लिन है। अच्छा, जर्मनी में क्या था जो इसको एक करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी का जो शासन व्यवस्था था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जर्मनी तो बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में क्या है? अलग अलग प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। कहीं पे ब्रिटेन वाले हैं, तो कहीं पे पर्सा वाले हैं, तो कहीं पे डेनमार्क वाले हैं, कहीं पे फ्रांस वाले हैं। तो मतलब इसके अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रकार के लोग शासन कर रहे थे।
तो अब ऐसा तो नहीं है कि किसी देश में अलग अलग लोग आके शासन करें, तो उस देश का भी क्या होगा, अपना मान सम्मान होगा। तो यहाँ पे इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वह निभाए थे आपके ऑटोमन बिस्मार्क। तो 1848 में जो आपका जर्मनी है, जो आपकी जर्मनी है, यह एक राजतंत्र बन चुका था। लेकिन इस पे क्या था, अलग अलग लोग शासन करते थे। तो अब भैया कौन आ गया आपका, ऑटोमान बिस्मार्क आ गया, जिसे कहते हैं क्या, जर्मनी के एकीकरण का पिता कहते हैं। और इधर परसा में क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो उदारवादी हैं, साथ साथ बहुत से लोग जो राष्ट्रवादी हैं, इनके मन में साथ साथ जो मध्यम वर्ग है, इनके मन में क्या हो रहा है कि हम कैसे क्या करेंगे, जर्मनी को एक कर देंगे। क्या करेंगे, जर्मनी को एक कर देंगे। इधर ऑटोमान बिस्मार्क भी अपने पूरे जोर शोर से जर्मनी को एक करने के लिए लगा हुआ है। और ऑटोमान बिस्मार्क ने 7 साल यानी कि 7 वर्षों तक किसने, ऑटोवान बिस्मार्क ने क्या किया, युद्ध किया। अब युद्ध किससे किया, तो ऑस्ट्रिया से किया, डेनमार्क से किया, और किससे किया, फ्रांस से किया। कितने किया, फ्रांस, यानी कि ASF, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है जे वर्सेस या ऑटोमान बिस्मार्क वर्सेस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। अब तो जाके भैया यह जनवरी 1871 में क्या किया, यह युद्ध समाप्त हुआ। और क्या हुई, वर्साई की संधि, वर्साई एक स्थान है फ्रांस का, वहां पे क्या हुआ, वर्साई की संधि हुई। और इस वर्साई की संधि के दौरान क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जो अन्य लोग थे, जो ये लोग थे, वैसे भैया हार गए और हाथ जोड़ लिए कि भैया आप क्या करेंगे, हम जर्मनी पर शासन नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने अपने देश चले जाएंगे और जर्मनी पे क्या कहिए, आप शासन कीजिए। जो परसा का राजा है, क्योंकि परसा के लोग ही जर्मनी को एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो वहां के जो राजा है, वहां का राजा 18 जनवरी 1871 में वर्साई का महल है, वर्साई में क्या है, वर्साई में महल है, वर्साई में एक महल है जिसका नाम क्या है, शीश महल। क्या नाम है, शीश महल। और इस शीश महल में क्या हुआ, सभी लोगों को इकट्ठा बुलाया गया। अब इकट्ठा कौन कौन हुआ, तो राजकुमार हुआ। कौन हुआ, जो परसा का राजकुमार था, राजकुमार इकट्ठा हुआ। जो सेना प्रमुख थे, कुछ थे वे इकट्ठा हुए। साथ साथ बिस्मार्क इकट्ठा हुआ, और साथ साथ जो राजा बना वह कौन बना, काइजर विलियम प्रथम। और तब जाके 1971 में पूर्णतः 1971 में क्या हो गया, पूर्णतः क्या हो गया, जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण। क्या हो गया, एकीकरण हो गया। अब इस एकीकरण के बाद जो शीश महल में लोग बैठे हैं, शीश महल में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने देश को चलाने के लिए एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाई। साथ साथ वे लोग अपने नए प्रकार की मुद्रा का संचालन किया। साथ साथ उन्होंने न्याय व्यवस्था को अच्छा बनाया। और साथ साथ वह देश के विकास के लिए, यानी कि जर्मनी के विकास के लिए
जर्मनी के विकास के लिए, कुछ जर्मनी के आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास करने की या बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया। क्या किया? बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया। और इस प्रकार 1971 में ऑटो वॉन बिस्मार्क के बदौलत ही क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण पूरा 1971 में क्या हुआ, पूरा हुआ। और जो राजा बने, राजा कौन है आपके, काइजर विलियम प्रथम, जो कौन थे भैया, ये पहले पर्सा के राजा थे। क्या थे? पर्सा क्या थे, ये राजा थे। और बाद में यही चल के क्या बने, बाद में यही चल के जर्मनी के भी क्या बने, जर्मनी के भी राजा बने, जर्मनी के भी क्या बने, शासक बने। ठीक, आपको यह बात समझ में आ गई, क्योंकि जो सिस्टम शुरू हुआ था ये 1848 से खत्म हुआ 1871 में। इसकी भी सारी घटनाएं हैं, बस ये आपको हेडिंग टू हेडिंग लिखना है और अच्छे से लिखना है। मैंने आपको इतना बता दिया, अब इसको समझ गए होंगे। ठीक, अब